कैंसर नाम सुन के ही बहुत अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा आपको डर महसूस होता है। आपको पता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम दूर दूर तक जब लोग सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। मैं हूँ या आप हो, हम सब कैंसर से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका हम सुनते हैं, समझते हैं और हमने देख भी रखा है एग्जाम्पल्स अपने सोसाइटी में। जो व्यक्ति को अंदर से डैमेज करता ही है और अगर वो बच गया तो उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बॉडी के फंक्शंस डैमेज हो जाते हैं और बहुत सारे केसेस में इंसान नहीं बच पाता है, तो हम अपनी जान को गंवा देते हैं। कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी हम समझते हैं और है भी। नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसर टॉपिक को। इससे पहले भी हमने इस चीज़ों को डिस्कस किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत से लोगों को कैंसर हो रहा है, जिसको हम जान रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। फॉर एग्जाम्पल अभी हिना खान है, उनको फिर से नहीं मतलब बहुत सारे लोगों की लिस्ट है, उनको भी अब ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, डिटेक्ट हुआ है। तो आखिर ये कैंसर कैसे हो रहे हैं? हम सब जानते हैं कि आपकी बॉडी में जो कैंसर होते हैं वो आपके मम्मी और पापा से भी ट्रांसफर होते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि जो ये कैंसर है वो कैंसर आखिर दिन पर दिन अपनी संख्या को कैसे बढ़ा रहे हैं और व्यक्ति को कैसे डैमेज कर रहे हैं। तो कैंसर को मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं? अगर थोड़ा सा आप मेडिकल टर्म सीखोगे तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी अलका मेडिकल क्लासेस पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और आपको मैंने बताया भी था कि मैं बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे एक सीरीज़ भी है और यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिससे आप सीख सकते हो। लेकिन वहाँ पे जल्दी ही कुछ लोगों के लिए जिन्होंने बोला था मुझे कि कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको चाहिए, वहाँ पे मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी। कैंसर को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे? नियोप्लेजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नियोप्लेजिया। अब कैंसर में क्या होता है? कैंसर पहले कैंसर तो होता नहीं है, सबसे पहले ये ट्यूमर होता है। तो वो जो ट्यूमर है उसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे? उस ट्यूमर को हम मेडिकल टर्म में बोलेंगे नियोप्लाज्म। ठीक है, नियोप्लाज्म। और कैंसर का मेडिकल टर्म क्या हो गया? कैंसर का जो मेडिकल टर्म है हम उसको बोलेंगे नियोप्लेजिया। अब ये जो कैंसर है इसमें क्या होता है? इसमें जो सेल्स आपके होते हैं, आपकी बॉडी पहले बताओ किस चीज़ से बनी हुई है? आपकी बॉडी बनी हुई है बहुत सारी कोशिकाओं से, मतलब सेल से। सेल्स अब बहुत सारे मिलजुल जाते हैं तो आपस में वो ऑर्गन्स बनाते हैं। सबसे पहले जब एक लेयर्स बनते हैं तो हम उसको टिश्यू बोलते हैं और वो जो लेयर है वो फिर ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के आपकी बॉडी का एक सिस्टम बनता है। नॉर्मल चीज़ है, समझ में आ गई? ठीक है। अब ये जो कैंसर है जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें आपकी जो कोशिका है वो नॉर्मली अगर हम देखें, प्रोसेस अगर हम देखें तो वो डिवाइड करती है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन होने लगते हैं आपके सेल्स में। आपकी अगर एक कोशिका है, मान लो अगर इसको डिवाइड करके दो बनना है, तो अगर आपका जो बॉडी है उसमें कैंसर सेल अगर डेवलप हो गया तो वहाँ पे इसको बनना था दो, लेकिन ये यहाँ से बन जाएगा चार और ये यहाँ से बन जाएगा आठ। मतलब क्या हुआ? मतलब आपको क्या करना है? आपको खाना है दो रोटी, लेकिन आप खा रहे हो 10 रोटी। इससे क्या होगा? इससे वजन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ बॉडी में अचानक से जब आप एक्स्ट्रा कुछ डालोगे तो आपके स्टमक का जो एरिया है वो फिर फैलने लग जाता है, क्योंकि आपका स्टमक फैलता भी है तो आपके डोज बढ़ने लगते हैं। वो अलग केस होता है, मेटाबॉलिज्म पे भी असर पड़ता है। उसके बाद आपने पी लिया पानी तो क्या हो गया? तो आपका जो पाचन क्रिया है वो सही से नहीं हो पाएगा। अब ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी बॉडी के सेल्स को काम करना था जितना, उससे एक्स्ट्रा कर रही है। जब एक्स्ट्रा कर रही है तो क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कर रही है। बॉडी में एक भी चीज़ है उसको जितना काम करना है वो उतने ही करेगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो ज़्यादा करे या फिर कम करे तो इसका मतलब है कि बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आना शुरू हो गया है। वैसे ही अगर हम देखें तो कोशिका को अगर डिवाइड होना था एक से दो में, तो ये दो से बहुत सारे में डिवाइड होने लगी है और ये रुकती ही नहीं है, मनमर्जी हो रही है इसकी। तो उस कंडीशन में उस केस को ही हम बोलते हैं कैंसर। ठीक है, उस स्थिति को ही हम बोलते हैं कैंसर, जिसमें कैंसर जो आपके होते हैं वो दो तरह से होते हैं। जो कैंसर आपके होते हैं वो दो तरह से होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जो कैंसर होंगे ना, वो एक तो ऐसा कैंसर होता है जो अगर आपके किसी भी एरिया में अगर है तो वो ज़्यादा फैल करके दूसरे एरिया में फटाफट से नहीं जाएगा।
और एक ऐसा होता है जो आपके अगर एक एरिया में हो गया तो वो दूसरे एरिया में फैलने में समय नहीं गवाएगा। तो जो एक ही एरिया में रहता है सिमट करके और उसी ऑर्गन्स को या फिर उसी चीज़ को, मतलब आपके अगर लंग्स में कैंसर है फॉर एग्जांपल, आपके नहीं, भगवान करे किसी को भी ना हो, लेकिन अगर कोई पेशेंट आया है और उसके लंग्स में कैंसर है, तो अगर वो कैंसर लंग के एक पार्ट में है और वो नहीं फैल रहा है तो उस टाइप के हम कैंसर को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। ठीक है। लेकिन बॉडी में ऐसे भी कैंसर्स होते हैं जो अगर एक पार्ट में है तो दूसरे पार्ट में बहुत ही फास्टली फैल जाते हैं, हम उसी को बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये बहुत तेजी से फैलते हैं और बहुत इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब आपको इस टाइम में बहुत ही सावधानी से पेशेंट का इलाज करना होगा। अब ये जो कैंसर है ये आखिर हो कैसे जाते हैं? सबसे पहले हम ये चीज़ तो हमेशा से सुनते हुए आए हैं कि मम्मी और पापा से ही कैंसर आया होगा, सुनते आए हैं ना। तो सोचिए, समझिए, यहाँ पर जो मम्मी और पापा से आते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। अब जेनेटिक म्यूटेशन कैसे होता है? जब आप मम्मी के पेट में होंगे तो मम्मी या पापा का जो एक एक कॉपी है वो आपके जीन में आया होगा, और उस जीन में से कोई अगर आपके मम्मी और पापा वाले जीन में अगर कैंसर वाला जीन है प्रेजेंट तो आपके में भी उसका एक कॉपी आ जाएगा। अब वो जो कॉपी होता है वो कौन सा होता है? BRCA1 जीन होता है और BRCA2 जीन होता है। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों आपके जीन के अंदर होते हैं और ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, इसकी दो दो कॉपी आपके जीन में मौजूद होती है। कितनी कॉपी होती है? 2 कॉपी होता है। अभी तक आपको बहुत सारे लोगों ने ये समझाया होगा कि कैंसर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से आता है, लेकिन क्यों आ जाता है ये आपको पता नहीं है। वो अलग बात है कि ये किस क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट करती है, वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे कैंसर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी दो दो कॉपी आपकी बॉडी में होती है। किसकी होती है? BRCA1 यानी ब्रेस्ट कैंसर सेल है ये, ब्रेस्ट कैंसर जीन है ये, और BRCA2, इसके दो दो कॉपीज आपके कहाँ पे है? आपके जीन में मौजूद है। और ये क्या करती है? एक जो कॉपी है वो आपके माता और पिता से आपको मिलती है, ठीक है, और एक कॉपी आपके पास होती है। अब ये बनाती है, दोनों मिलकर के बनाती है प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन जो ये बना रही है वो क्यों बना रही है भैया? वो इसलिए बना रही है ताकि आपके DNA में अगर कोई डैमेज हो उसको रिपेयर कर सके। ठीक है, लेकिन रिपेयर करने के टाइम में या फिर जब ये ट्रांसफ़र होती है उस टाइम में अगर कुछ एरर हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो वहीं पे कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब इसी जीन की वजह से यहाँ पे होता है। अब अगर हम देखें कि महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो इस जीन की गड़बड़ी की वजह से होता है। पहला तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल देखने को मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा हम देखें तो फीमेल में ओवेरियन कैंसर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब आपके यूट्रस के पास, फैलोपियन ट्यूब के पास क्या होता है? ओवरीज होते हैं, उसमें कैंसर हमें देखने को मिल रहा है, तो वो फीमेल्स में होता है। मेल में भी इस BRCA2 की वजह से मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है, लेकिन पुरुषों की जो संख्या है वो फीमेल से कम है। और मेल में ज़्यादातर जो प्रोस्टेट कैंसर है वो इसी जीन की वजह से होता है। क्लियर है बिल्कुल? तो जेनेटिक म्यूटेशन कुछ इस तरह से काम करते हैं। दूसरा अब कारण क्या है? दूसरा जो कारण है वो है हार्मोनल चेंजेस। आखिर हार्मोन में ऐसा क्या हो जाता है? हम सबके पास, मेल के पास, फीमेल के पास, मेल के पास क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होते हैं और फीमेल के पास एस्ट्रोजन होते हैं, और कुछ अमाउंट में ये दोनों की संख्या मेल फीमेल दोनों में होती है ज़्यादा कम। अगर मेल है तो ये हार्मोन ज़्यादा होंगे, फीमेल है तो ये हार्मोन ज़्यादा होंगे। कौन सी हार्मोन? एस्ट्रोजन। ठीक है, अब हार्मोनल इम्बैलेंस कब होता है? अगर हम देखें इस हार्मोन को, तो ये हार्मोन जो है वो अपने आप में गुण रखता है, कार्सिनोजन है ये, कार्सिनोजेनिक ये हार्मोन हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्षमता है कैंसर को उत्पन्न करने की। ठीक है, इस हार्मोन में क्षमता है, और ये एक सेक्स हार्मोन है जो कि हर फीमेल की बॉडी में होता है, और उसके जेनिटल पार्ट्स, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसके जो एग सेल्स है उसके डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है।
सेम उसी तरीके से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी क्या करते हैं, मेल के जेनिटल पार्ट्स को, उसके प्रोस्टेट को, उसके पेनिस को डेवलप होने में, उसके स्पर्म को डेवलप होने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे ये चीजें हो गई है कि अगर इन दोनों हार्मोन में कुछ गड़बड़ी हो गया, उस वजह से भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि जो तीसरा कारण है वो क्या है, वो कार्सिनोजेंस है। अब कार्सिनोजेंस हम किसको बोलते हैं, ऐसी चीजें जो कि कार्सिनोजेनिक होती है, मतलब जो कि कैंसर उत्पन्न कर सकती है। अब पहला क्या है, एस्बेस्टोस। ये क्या होता है, ये जहाँ पे आप देखते होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी का खुदाई होता है, जहाँ पे खनन कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं, खुदाई हो गया, कोयले का खदान हो गया, वहाँ पे जो मिट्टी का जो गंदगी निकलता है, परतें होती है, उस धूल की वजह से भी कभी कभी नहीं, ये कारण है, वहाँ पे उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से कैंसर होता है। स्पेशली लंग्स कैंसर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से भी लंग्स कैंसर होते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो उसके जो डीएनए होते हैं उसमें आपको गड़बड़ी देखने को मिलेंगे, उसके डीएनए डैमेज होने लगते हैं। तो आप सोचो, खुद सोचो आप कि आपके डीएनए को आप डैमेज कर रहे हो सिगरेट पी करके, ठीक है। तो क्या आपको पीना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से आप सुनोगे तो बिल्कुल नहीं। अगर आप मेडिकल छात्र हो, आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो वो चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। आप उस पेशेंट को बताओ, आप अल्कोहल लेते हो, आप स्मोकिंग करते हो, तो आपके जो डीएनए है वो डैमेज हो रहे हैं। और डीएनए क्या होते हैं ये अब आप बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना डीएनए क्या होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था। रेडिएशन यानी जो हम एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बार बार बोलते हैं कि हाँ मैंने तो एक्सरे करवाया है, उसकी वजह से, या फिर रेडिएशन थेरेपी अगर आप ज़्यादा लेते हो उसकी वजह से भी कैंसर होते हैं। या फिर हार्मफुल केमिकल, कुछ लोग वहाँ काम करते हैं जैसे कि लैब्स में काम करते हैं, या फिर कुछ लोग जैसे आपका जहाँ पे ज्वेलरी वगैरह बनते हैं, जहाँ पे केमिकल से प्लास्टिक को गलाया जाता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से कैंसर होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें और कारण क्या है, चौथा कारण है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन में सबसे पहला क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये बहुत ही कॉमन है। और ये आपके सेक्सुअल कांटेक्ट से, टच की वजह से, सलाइवा से, थूक से, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो वायरस है इसके 10 अलग अलग रूप हैं और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आपको एक फीमेल के साथ या मेल के साथ संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि उस इन्फेक्शंस की वजह से भी आपको कैंसर तक हो जाते हैं। दूसरा जो इन्फेक्शन है वो है हेपेटाइटिस बी का। ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट, वेजाइनल और फ्लूइड्स वगैरह, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में आप कह सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में वार्ट्स हो जाते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की मैं बात कर रही हूँ, इसमें क्या होगा, इसमें वार्ट्स हो जाएगा आपके जेनाइटल पार्ट्स में। जेनाइटल ये चीज़ें फैलती है, मतलब आपके रिप्रोडक्टिव, आपके प्राइवेट पार्ट से ये चीज़ें फैलेंगी, और प्राइवेट पार्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि पतली सी झिल्ली होती है उसमें आपको सफ़ेद सफ़ेद सा छोटा छोटा दाना आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस बी में भी आपको सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, आपके सलाइवा के फ्लूइड की वजह से, वजाइना के फ्लूइड की वजह से आपको हेपेटाइटिस बी हो जाता है, जिसमें लिवर में सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है हेपेटाइटिस बी में, ठीक है। तो क्या करना, इन्फेक्शन से दूर रहना है। और कभी कभी एक्सीडेंटल नीडल्स, यानी कि जब इंजेक्शन आपको अगर किसी एक को लगा है तो खुद को नहीं लगवाना है, आपको चेक करना है। इंजेक्शन हर पेशेंट को अलग अलग दिया जाता है। ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो ब्लड कैसा है इसकी जांच भी की जाती है। लेकिन कभी कभी मतलब धोखा से किसी व्यक्ति में किसी गलत इंसान का ब्लड आ जाता है जो कि इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। इन सब बातों का खास ख्याल रखना है। तो इन्फेक्शंस की वजह से भी आपको कैंसर होता है, ओवरऑल कहने का ये तात्पर्य था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैंसर के टाइप्स भी होते हैं। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि कैंसर के जो टाइप्स होते हैं वो लंग कैंसर हो गया, वो स्टमक कैंसर हो गया, ड्यूडनल अल्सर हो गया, ड्यूडनल कैंसर हो गया। तो वो टाइप नहीं होता है, वो आपके बॉडी के पार्ट में है। ब्लड कैंसर हो गया, वो कैंसर क्या है, वो कैंसर बॉडी के पार्ट में हो रहा है, वो कैंसर का टाइप नहीं है।
कैंसर के जो टाइप होते हैं वो क्या है, कैंसर के टाइप में सबसे पहला जो होता है वो है कार्सिनोमास। ये बहुत ही कॉमन टाइप है और ये एपिथेलियल सेल्स में होते हैं। अब जो कार्सिनोमास होते हैं, जो कि कैंसर होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, जैसे आपके पेट में हो जाएगा, ठीक है, आपके एब्डोमेन वाले एरिया में हो जाएगा, या फिर आपके लंग्स में हो जाएगा। अब एपिथेलियल जो सेल है, आप अगर ध्यान से देखोगे, जैसे आपके मुंह के अंदर आप देखोगे कि पतला सा प्लेन सा पतली सी झिल्ली है ना, कवर करके रखी हुई है। एपिथेलियल सेल्स आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन को कवर करके रखते हैं। तो अगर इसमें कैंसर हो गया तो किसी भी ऑर्गन के पास का अगर एपिथेलियल सेल्स कैंसरस है तो उस ऑर्गन में भी वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती है, वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा देख लीजिए, सार्कोमास, यानी कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर हो जाते हैं। अब बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या कि एक टिश्यू जो कि दूसरे से एक दूसरे को जोड़ करके रखता है, और वो क्या होता है, वो होते हैं आपके बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जिससे खून बहता है, ठीक है। तो इन सब में जब कैंसर होगा तो हम उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार्कोमास बोलते हैं, क्योंकि आपका बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि आपके मसल्स में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि जो आपके ब्लड वेसल्स है उसमें जो लेयर्स होते हैं उसमें भी कनेक्टिव टिश्यूज के लेयर्स होते हैं। और इसी वजह से जब अगर कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर का कोई भी आपको रिस्क देखने को मिल रहा है, वहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के कैंसर को हम बोलेंगे सार्कोमास बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हड्डी में हो गया कैंसर तो हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसार्कोमास बोलेंगे, ठीक है। तो मेडिकल टर्म है, थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए, अब तीसरा जो कैंसर का टाइप होता है वो होता है ल्यूकीमियाज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कैंसर हो जाता है वो आपके बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहाँ पे होता है, बोन मैरो आपके रीढ़ की हड्डियों में होता है, और हर हड्डी के बीच में आप देखोगे वो बोन मैरो है, और उसके जो बोन मैरो होता है ना, वहीं से आपके आरबीसी, वहीं से आपके डब्ल्यूबीसी, वहीं से आपके प्लेटलेट्स भी बनते हैं। तो सारे जो ब्लड सेल्स हैं वो आपके बोन मैरो से ही बनते हैं। और बच्चों में एक येलो पार्ट होता है, एक रेड पार्ट होता है, बच्चों में येलो पार्ट ज़्यादा होता है। मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर में भी समझाया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अगर आपने नहीं सीखा है, नहीं समझा है तो जा करके आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि बोन मैरो, अगर इसमें कैंसर हो गया तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ल्यूकीमियाज बोलेंगे। और इसका जो इलाज होता है वो सिर्फ कीमोथेरेपी होता है। इस टाइप के कैंसर में सर्जरी काम नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि बोन मैरो को फिर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक इंसान से दूसरे इंसान में सर्जरी करके। आपने मूवीज़ भी देखा होगा, क्रिस मूवीज़ जो होता है, क्रिस, हाँ, जिसमें ऋतिक रोशन था हीरो, उसमें भी आपने देखा होगा कि बोन मैरो को कुछ करके ट्रांसफ़र कर दिया है, कुछ साइंटिस्ट वगैरह कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सर्जरी काम नहीं करती है। तो इस टाइप के कैंसर भी होते हैं, लेकिन भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, लेकिन आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम इसके अलावा देखें तो कैंसर का जो लास्ट टाइप है वो क्या है, वो है लिम्फोमास, जिसमें लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं। अब लिम्फेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, आपने नोटिस किया होगा जब सरद गर्म होता है तो आपको टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। आपको जब हल्का सा फीवर महसूस होता है तो आपके अंडर आर्म के पास आपको टेम्परेचर ज़्यादा महसूस होता है, कभी कभी गिल्टी भी महसूस होती है, यहाँ पे भी आपको महसूस होता है। लेकिन बॉडी में सिर्फ 2 जगह नहीं है, इसके अलावा भी आपके पेट के पास, आपके पेल्विक जो ग्रोइन एरिया होता है, थाई के पास, मतलब आपकी बॉडी में छोटे छोटे से नोड्स होते हैं। आप अभी सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, आप लिम्फेटिक सिस्टम को सर्च कीजिए, आपको छोटे छोटे से नोड्स देखने को मिलेंगे, और इसके जाल पूरे बॉडी में होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये पूरे नोड्स मिल करके ना, डॉट डॉट मिल करके पूरा जो सिस्टम बनाते हैं उसी को हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। और ये जो सिस्टम है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन बाहर से आएगा तो ये आपको इंडिकेट करता है कि हाँ भैया बाहर से कुछ ना कुछ तो आया है, कुछ ना कुछ तो हलचल हुई है बॉडी में, बाहरी आदमी या फिर बाहरी बैक्टीरिया वायरस का आगमन हो चुका है, सतर्क हो जाओ। बॉडी को अलर्ट कौन करता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक टिश्यूज भी होते हैं, ठीक है। उस टिश्यूज में अगर कैंसर हो जाए उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे लिम्फोमास।
अगर कैंसर हो जाए तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है? सबसे पहली चीज़ है, आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा आपके पेशेंट का। उस पेशेंट में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। थकावट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, आपको दिख सकता है कि गांठें बन रही है बॉडी में। इसके अलावा सूजन भी दिख सकता है, स्किन का कलर चेंज हो रहा है, या तो पेशेंट का स्किन का रंग पीला पड़ रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा काला हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ब्लीडिंग, अगर मेल है या फिर फीमेल है, अक्सर फीमेल्स को ज़्यादा ब्लीडिंग और डिस्चार्ज यानी वजाइना से वाइट वाइट टाइप का डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको कैंसर के सिम्टम में देखने को मिलती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें मिले ही। कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती, कुछ चीज़ें कभी कभी कोई भी लक्षण नहीं होता है लेकिन बॉडी में कैंसर होता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट को, क्या अचानक से हम दवाई देंगे सिम्टम देख करके? बिल्कुल भी नहीं, डायग्नोसिस हमें करना पड़ेगा। बायोप्सी करेंगे हम, जिस भी ऑर्गन में, जिस भी पार्ट में क्या है, जिस भी पार्ट में हमें लग रहा है कि कैंसर है, वहाँ के टिश्यूज़ को कट करके माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिनेशन को ही हम बायोप्सी बोलते हैं। इमेजिंग टेस्ट करवाते हैं, ताकि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई सब कुछ करवाते हैं, ताकि बॉडी के स्ट्रक्चर का डिटेल्ड हम नॉलेज ले सके, डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर सके कि पेशेंट को किस तरीके से कहाँ कहाँ दिक्कत है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट हम करेंगे ही करेंगे। ब्लड टेस्ट हम क्यों करेंगे? अगर कैंसर होगा किसी भी इंसान को, तो वहाँ पे स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर होता है, यानी कि आपके ब्लड में वो एंटीजन प्रेजेंट होगा कैंसर वाला। अब एक एग्जांपल की मैं अगर बात करूँ, तो अगर किसी मेल को प्रोस्टेट कैंसर है तो उसके खून में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन देखने को मिलेगा, तो हम समझ लेंगे कि उसको प्रोस्टेट कैंसर है, ठीक है। अगर ये वाला एंटीजन देखने को मिलेगा, तो ये जो एंटीजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से ही हम ये तय कर पाते हैं कि पेशेंट को कौन सा कैंसर है। इसीलिए ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप अगर देखोगे इलाज में, तो आप जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हो, जिसमें आपके जीन्स का अध्ययन किया जाता है कि आखिर पेशेंट के जीन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। इलाज में अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, इलाज में हम क्यूरेटिव टाइप का इलाज होता है और पैलिएटिव होता है, मतलब इलाज भी दो तरीके से होता है। अब एक टाइप का कैंसर ऐसा होगा जो इलाज करने पर ठीक हो जाएगा, उस टाइप के हम कैंसर को बोलते हैं क्यूरेटिव। लेकिन एक टाइप का कैंसर ऐसा होगा जो कि ठीक तो नहीं होगा, लेकिन हम उसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं। उस टाइप के कैंसर को हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, उस टाइप के ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट। मतलब इलाज दो तरीके का है, एक जिसमें आपको बीमारी को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूरेटिव, और एक जिसमें उसके लक्षण को हम चाहते हैं कि कम से कम हो जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से वो ठीक नहीं हो पाती हैं। उस टाइप के इलाज को हम पैलिएटिव बोलते हैं। तो नोट आपको करना है ताकि आपको समझ में आए और एग्जाम में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, ताकि आपको वो भी समझे ना कि ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सर्जरी भी की जाती है। कीमोथेरेपी में आप देखोगे तो कीमोथेरेपी जब किया जाता है तो उसमें दवाइयाँ भी दी जाती है, और साथ ही साथ उसमें उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम कीमोथेरेपी में देखें तो लोग बोलते ना है ना कि कैंसर की वजह से बाल झड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो इलाज किया जाता है, जो कीमोथेरेपी जिसमें दवाइयाँ दी जाती है पेशेंट्स को, उस दवाइयों की वजह से थकावट होता है, पेशेंट को उल्टी आती है, बॉडी में दर्द होता है, उनके बाल गिरते हैं, तो दवाइयों की वजह से बाल गिरते हैं। कैंसर हो गया है इसकी वजह से बाल नहीं गिर रहे हैं, किसकी वजह से गिर रहे हैं? दवाइयों की वजह से बाल क्या हो रहे हैं? दवाइयों की वजह से बाल गिर रहे हैं। तो ड्रग्स में हम देखें तो नॉर्मली जो कॉमन है, इसके अलावा भी होते हैं, सिस्प्लेटिन देते हैं, डॉक्सोरिबोसिन देते हैं, टैक्सोल हम देते हैं, एडिशन थेरेपी भी करवाते हैं पेशेंट का, ताकि पेशेंट के बॉडी के अंदर जो भी टारगेट सेल्स है, जो कि कैंसरस सेल है, हम उसको टारगेट करें और किल कर दें। इसके चक्कर में कुछ ना कुछ जो भी नेचुरल, जो भी नॉर्मल आपके सेल्स होते हैं ना, वो भी डैमेज हो जाते हैं, लेकिन हमें करना पड़ता है। टारगेटेड थेरेपी होते हैं जिसमें आपको एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते हैं जो आपकी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, जा करके आपके कैंसर वाले सेल को मारते हैं, और आपका इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रॉन्ग करके कोशिश किया जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम ही क्या करे, उस कैंसर वाले सेल को ख़त्म कर दे।
तो ये सभी चीज़ें होती है, कैंसर का इलाज तो है, कैंसर ठीक तो हो जाता है, लेकिन कैंसर होता कैसे है और अलग-अलग बॉडी है, अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग पार्ट में आपके कैंसर अगर हो गया है या फिर किसी भी पेशेंट के बॉडी में अगर कैंसर वाले जो भी सिम्पटम्स आपको दिख रहे हैं, वो हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग-अलग है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके जीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं। जीन्स में अगर जीन की वजह से हुआ है, जो आपकी जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हुआ है, तो वहाँ पर हर व्यक्ति की बॉडी में अलग-अलग तरीके का हमें अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि कैंसरस सेल होते हैं। अब उसका बिहेवियर भी अलग होगा, उसका अग्रेसिवनेस भी अलग-अलग होगा, फैलने का स्टाइल भी अलग होगा, हर चीज़ अलग-अलग होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बाकी चीज़ों पे आप ध्यान दोगे। अभी फेस्टिवल का टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंजॉय भी कीजिए और आप सभी को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नवरात्रि आप प्रॉमिस करोगे खुद से कि खुद के लिए आप कुछ करोगे और कुछ करने का मतलब है कि खुद को ग्रो करोगे। कैसे ग्रो करना है? पढ़ करके ग्रो करना है। आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करके ग्रो करना है। Thank you so much.